पृथ्वी से 9 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा पावरफुल बॉम्ब टिक कर रहा है जिसके फटते ही सूरज में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस तक रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरे यूनिवर्स में मौजूद सारे एटम्स के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और पलक झपकाते ही सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नष्टानाबूद हो जाएंगे। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की जोड़ी मिली है जो 99% एक दूसरे से करीब आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी आपस में टकराने वाले हैं। और अगर ये दोनों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो उस कोलिजन से इतनी एनर्जी निकलेगी कि यूनिवर्स का स्पेस टाइम फैब्रिक बुरी तरीके से डेवस्टेट हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो उस कोलिजन से सन के मुकाबले मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव के रूप में यूनिवर्स के चारों दिशाओं में फेंकी जाती है। एंड नाउ जस्ट इमेजिन, रिसेंटली मिले हुए ब्लैक होल्स तो सन के मास से 150 मिलियन टाइम ज्यादा बड़े, तो इनके कोलिजन का अंजाम क्या हो सकता है? क्या इस कोलिजन से निकला हुआ एनर्जी अर्थ तक भी पहुंच पाएगा? वेल, we'll have to find this out in our today's video. So, सबसे पहले समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। Well, पैसाडीना, कैलिफोर्निया में स्थित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे कैलटेक भी कहा जाता है, उसके कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली यह पता लगाया कि उन्हें जो बाइनरी ब्लैक होल PKS 2131021 की जोड़ी मिली है, उसमें से एक सुपरमैसिव ब्लैक होल असल में एक हाईली एनर्जेटिक ब्लेजार है। इस ऑब्जेक्ट का मास सन के मास से 100 मिलियन टाइम ज्यादा है। बेसिकली, जैसे कि हम सभी जानते हैं, SMBH यानी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूरज से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स मैसिव हो सकते हैं एंड यूजुअली वो क्वेज़ार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ऐसे SMBHs में जो एक्सेस मैटर को लाइट की स्पीड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में इजेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक जेट स्ट्रीम की तरह। अब ऐसे में इनएडवर्टेंटली ही सही, किसी क्वेज़ार का यही जेट स्ट्रीम अगर डायरेक्टली हमारे तरफ यानी पृथ्वी की तरफ ही पॉइंट आउट करे तो उन्हें कहा जाएगा ब्लेजार। और आज ऐसा ही एक ब्लेजार अपने से छोटे एक और ब्लैक होल के साथ मर्ज होने के कगार पर है। बट लेट मी टेल यू, ये यूनिवर्स का कोई पहला बाइनरी ब्लैक होल कोलिजन नहीं है। ऐसा ही इवेंट पहले भी हमसे 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर OJ 287 गैलेक्सी में देखा गया था। दरअसल ये गैलेक्सी एटलीस्ट दो विशालकाय क्लोजली ऑर्बिटिंग SMBHs को होस्ट करती है। एक 18 बिलियन सोलर मैसेज जितना भारी क्वेज़ार और दूसरा उससे कई गुना ज्यादा छोटा एक सिंपल सा SMBH वेइंग जस्ट अराउंड 150 मिलियन सोलर मैसेज। अब वैसे तो इन दोनों के भी मूवमेंट्स को हमारे एस्ट्रोनॉमर्स करीब 3 से 4 दशकों से स्टडी करते आ रहे हैं, बट हमें बहुत समय तक सिर्फ इतना ही पता था कि इस सिस्टम का एक छोटा वाला ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल का एक चक्कर करीब 12 साल में एक बार काटता है। इस 12 साल के ऑर्बिट में छोटा ब्लैक होल बड़े वाले के एक्रीशन डिस्क से 2 बार टकराते हुए गुजरता है, क्रिएटिंग 2 एक्सपैंडिंग बबल्स ऑफ हॉट गैसेस इन अ फ्लैश। और नतीजा, इस दौरान उसकी ब्राइटनेस हमारे पूरे मिल्की वे की कंबाइंड ब्राइटनेस से भी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इन्हीं फ्लैशेस को डिटेक्ट करके एस्ट्रोनॉमर्स बाइनरी सिस्टम का ऑर्बिट फाइनली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इसी मेथड को यूज करके इस बाइनरी सिस्टम का ऑर्बिटल पीरियड 2018 में एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर लंकेश्वर डे ने प्रेडिक्ट किया था, जो उस वक्त मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एज ए रिसर्चर उस वक्त काम कर रहे थे। एक्चुअली उनसे पहले भी, इनफैक्ट 2010 से इसके ऊपर देश विदेश के एस्ट्रोनॉमर्स काम करते आ रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज 12 सालों के टाइम पीरियड में वो 2 फ्लैशेस रैंडमली कभी भी आते हैं, इसीलिए उन ब्लैक होल्स के ऑर्बिट का कोई प्रॉपर पैटर्न हमें नहीं समझ में आ रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत कोशिश की और ऑलमोस्ट 1975 से कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पर एक मॉडल भी तैयार किया, लेकिन वो भी सिर्फ 2 से 3 हफ्तों की एक्यूरेसी तक ही पहुंच पाता था। मीनिंग, उन्होंने जब दिसंबर 2015 वाले पहले फ्लैश की प्रेडिक्शन की थी, तब उन्होंने सिर्फ मंथ और ईयर बताया था, नॉट द एक्चुअल डेट। लेकिन फाइनली 2018 में लंकेश्वर डे ने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पर एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने साल के साथ साथ एग्जैक्ट डेट भी दुनिया के सामने पेश किया, और वो डेट था 31 जुलाई 2019। अब डेट तो यहां पर तय था, सिर्फ इंतजार था उस दिन के आने का और ऑब्जर्वेशंस के होने का। पर ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हो उससे पहले ही एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दिया। जुलाई 2019 में सूरज बिल्कुल OJ 287 गैलेक्सी और पृथ्वी के बीच में आ गया, और उसकी ब्राइटनेस के आगे इतनी दूर हो रहे एक छोटे से फ्लैश को कैप्चर करना किसी भी अर्थ पर के टेलीस्कोप या उसके ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट के लिए पॉसिबल नहीं था। डे पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट
देन कुछ स्पेशल हुआ। पता चला कि नासा का स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जो अगले ही साल डीकमीशन होने वाला था, वो फिलहाल पृथ्वी से 254 मिलियन किलोमीटर दूर चक्कर काट रहा है। और लकीली उसमें उस फ्लैश को रिकॉर्ड करने वाले रेडियो वेव डिटेक्टर्स भी लगे हुए थे। तो बस फिर क्या था, उम्मीदें आसमान छूने लग गई और डे ने बताए हुए उस दिन में फाइनली फ्लैश को देखा गया। दैट मीन्स डे के ऑर्बिटल मॉडल ने एकदम एक्यूरेसी से उसे प्रेडिक्ट किया था, यानी उससे अब यह भी वेरीफाई किया जा सकता था कि ब्लैक होल बाइनरी PKS 21311021 भी कोलिशन के रास्ते पर है या फिर बस ये एक इल्यूजन है। एक्चुअली इल्यूजन इसीलिए क्योंकि गैलेक्सी OJ287 के ब्लैक होल्स की तरह PKS 21311021 में अब तक कोई फ्लैशेस नहीं दिखाई दिए थे, बट बिकॉज इसमें जो बड़ा वाला SMBH है वो खुद पृथ्वी की ओर अपना जेट पॉइंट करने वाला एक ब्लेजर है, इसीलिए कैलटेक के एस्ट्रोनॉमर्स को कभी ऐसे किसी फ्लैश की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि कैलटेक रिसर्च की लीड ऑथर सैंड्रा ओनील और उनके मेंटोर टोनी रीडहेड ने इनफैक्ट एक अलग लेकिन सिमिलर तरीका खोज निकाला। उन्होंने उस ब्लेजर की लाइट को ही रेगुलरली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उसकी लाइट खुद ही 2 साल के इंटरवल पर पीरियोडिकली ब्राइट और डिम होती रहती है। दैट मींस हो ना हो इस ब्लेजर के साथ एक और SMBH भी है जो उस ब्लेजर के चक्कर काट रहा है। अब जब इस पर और रिसर्च किया गया तब ये बात सामने आई कि ये 2 SMBHs एक दूसरे से OJ287 के ब्लैक होल से भी 100 गुना क्लोज है और 100 मिलियन सालों से एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद करीब 99% नजदीक आ चुके हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, अब सिर्फ इन्हें कोलाइड होने के लिए 10,000 साल ही बाकी है। अब ये हमें कैसे पता है? वेल, जस्ट लाइक OJ287 जितने भी क्वेज़ार मर्जर्स आज हमारे सामने हैं, उन्हें आज से नहीं बल्कि पिछले 45 इयर्स से स्टडी किया जा रहा था और 1975 से लेकर अब तक दुनिया के 5 अलग अलग रेडियो ऑब्जर्वेटरीज ने करीब 1800 ऐसे क्वेज़ार्स को रिकॉर्ड किया है। इन स्टडीज से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी जिस रेट से ये एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं और एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं, इनके पास सिर्फ 10,000 साल ही बाकी है फॉर द फाइनल कोलिजन। पर जैसे कि हम देखते आए हैं, जितने भी ब्लैक होल कोलिजन हुए हैं उन सभी में से ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में एनर्जी एमिट होती है। एंड इनफैक्ट कैलटेक और MIT के पास तो उनके रेडियो ऑब्जर्वेटरीज के अलावा LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का भी कंट्रोल है और 2015 में तो उन्होंने ऐसा ही एक ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी कर भी रखा है। तो फिर आखिर हम उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वेल, उसे समझने के लिए चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आप पानी में तैर रहे हो, तो पानी के अंदर आप हाई टाइड और नॉर्मल वेव में से किसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो? वेल, ऑब्वियसली नॉर्मल वेव्स को, क्योंकि नॉर्मल वेव्स के केस में उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और 2 सक्सेसिव वेव्स के बीच का डिस्टेंस यानी वेवलेंथ भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम हाई टाइड की बात करें तो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है और उन वेव्स का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और बस यही प्रॉब्लम है सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले वेव्स को नापने वाले LIGO के साथ। कैलटेक का LIGO हो या फिर 2034 तक लॉन्च किए जाने वाला नासा का LIGO लाइक स्पेस इंस्ट्रूमेंट, जिसे लीजा कहा जाने वाला है यानी लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ 200 सोलर मैसेस तक के ही मर्जर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि 100 मिलियन सोलर मैसेस से भी भारी ब्लैक होल्स काफी लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ वाले ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट करते हैं। और ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी पृथ्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Nobody's gonna die। इतने बड़े ब्लैक होल से जो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम और वेव इतने बड़े होंगे कि हमारी पूरी पृथ्वी उस पर तैर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। Isn't that interesting? अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल्स तो हमारे अर्थ से 9 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक दूसरे से कोलाइड में भी हो चुके होंगे और शायद हम अभी प्रेजेंट डे में उनसे प्रोड्यूस हुई ग्रेविटेशनल वेव्स में ही फ्लोट हो रहे हो। Who knows? Well, जिन्हें भी इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना है वो इंटरनेशनल पल्सार टाइमिंग एरे यानी IPTA प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसका इंडिया भी बाय द वे कोलैबोरेटिंग मेंबर है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूरोपियन पल्सार टाइमिंग एरे EPTA, द नॉर्थ अमेरिकन नैनोहर्ट्ज ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स NANOGRAV, द इंडियन पल्सार टाइमिंग एरे प्रोजेक्ट INPTA और द पाकिस पल्सार टाइमिंग एरे, ये चारों ऑब्जर्वेटरीज किसी लाइट हाउस की लाइट की तरह तेजी से घूमते 100 मिलीसेकेंड पल्सार्स को यूज करने वाले हैं टू डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। इनका लॉजिक एकदम सिंपल है। मिलीसेकेंड्स पल्सार्स बेसिकली 10 मिलीसेकेंड से भी कम समय में अपना एक पूरा रोटेशन पूरा करने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं।
जिनकी लाइट हाउस जैसी लाइट पल्स किसी एटॉमिक क्लॉक से भी ज्यादा एक्यूरेटली ब्लिंक होती है। अब ऐसे में अगर कोई छोटी सी भी ग्रेविटेशनल वेव हमारी पृथ्वी और उस पल्सार के बीच से पास हुई तो स्पेस टाइम फैब्रिक बेंड हो जाएगा और उस कर्व्ड पाथ की वजह से उस पल्सार की लाइट को हम तक पहुंचने में डिले हो जाएगा। बट देयर इज अ कैच। इवन दो पल्सार्स टाइमिंग के मामले में काफी प्रिसाइज होते हैं, लेकिन असल में वो खुद ही अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो आपको क्या लगता है आईपीटीए प्रोजेक्ट इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करने वाला है? वेल, अपने आंसर को नीचे कमेंट्स में शेयर करना। अगर मुझे वो आंसर सही लगा या लॉजिकल लगा तो मैं उसे पिन कर दूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।